नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम चैप्टर 17 जिसका नाम है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉरगिवनेस, आपका अवचेतन मन और फॉरगिवनेस या माफ़ करने की जो एक इमोशन है उसका आपस में क्या लिंकेज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है, बुक जो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ऑथर डॉक्टर जोसेफ मूर्फी द्वारा लिखी गई है, उसमें से लिया गया है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन और जो फॉरगिवनेस है उसका आपस में क्या लिंकेज है, और हमारी जो लाइफ की टेंडेंसीज जो हैं, जो परमात्मा जो चाहता है वो हमारी लाइफ जो है अच्छी हो, प्रॉस्परस हो, हेल्दी हो हम, और लाइफ को अगर हम चाहते हैं कि और बढ़िया तरीके से जिएं तो उसके लिए फॉरगिवनेस की या दूसरों को माफ़ करने की जो भावना है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम माफ़ करके जीते हैं लोगों को, उनको माफ़ कर देते हैं उनकी गलती के लिए, तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर हम दूसरों के प्रति रिसेंटमेंट रखते हैं या उनके प्रति घृणा रखते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं हमें, हमारे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पे उस पर क्या अफेक्ट पड़ते हैं, और ओवरऑल क्या इस दोनों में आपस में सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड और फॉरगिवनेस में। तो ये ओवरऑल ऑथर ने इस चैप्टर में सारा ये डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ऑथर कहते हैं कि परमात्मा जो है वो क्या है, गॉड इज़ लाइफ। कहते हैं परमात्मा जो है हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, और ये जो लाइफ का प्रिंसिपल है ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह से एक यू कैन से इट्स अवर अबंडेंस, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी जो हम अपनी लाइफ में जीते हैं वो, उसको ये दैट इज़ कॉल्ड द लाइफ प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है ये चाहता है कि हम जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिएं, और इसमें अगर हम लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं या परेशानियां आती हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट आता है, तो वो कहते हैं हमारी अपनी गलती की वजह से आता है। परमात्मा नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हम क्या है कि इन गलतियों की वजह जो है हम भगवान को मानते हैं, या हम भगवान को उसका दोषी मानते हैं कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी में ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि ये इसके पीछे कारण क्या है, या हम जो कहते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम अपने माइंड की जो पावर्स हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की जो इनके लेटेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और हम क्या है अपनी लाइफ में जो रिसेंटमेंट्स की वजह से या अपने यू कैन से जितनी भी लोगों के साथ या दूसरों के साथ जो हम हेट्रेड की भावना रखते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उनको तो कोई लॉस नहीं होता, हम अपनी हेल्थ या अपने हम मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर लेते हैं, उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, दूसरों के प्रति, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पे पॉजिटिव पड़े, हमारी जो है लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, हम प्रॉस्पेरिटी को और अच्छी हेल्थ को या वेल्थ को एंजॉय करें लाइफ में। इस चैप्टर को ऑथर ने टॉपिक्स में डिस्कस किया है, हम भी उनको एक एक करके ही डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है लाइफ ऑलवेज फॉरगिव यू। कहते हैं जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमें माफ़ करती है, ऑलवेज विदाउट फेल। यहाँ पे ऑथर कहते हैं जब भी ये जो हमारा लाइफ प्रिंसिपल है ये हमें, जैसे पहले बताया कि इसकी टेंडेंसी जो है हमारी जो है बहुत पॉजिटिविटी की तरफ है। ये चाहता है कि हम अच्छी लाइफ जिएं, प्रॉस्पेरिटी के साथ और खुशी के साथ ज़िंदगी जिएं। और कभी भी आप देखिए, कहते हैं ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से उसको फेवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कट लग जाता है तो किस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्शन स्टार्ट कर देता, हमारा जो है वो कट हील हो जाता है विदाउट अवर इवन कॉन्शियस एफर्ट्स। सेकेंडली फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमारे चोट और लग जाती है तो वो ठीक हो जाती है, या कोई हमारे बर्न हो जाता है तो या एडिमा हो जाता है तो वो जो सारी स्किन जो है वो दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाती है, दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो इस तरह से कहते ये जो इश्यूज़ हैं ये सबकॉन्शियस माइंड है ऑटोमेटिकली विदाउट अवर कॉन्शियस एफर्ट जो हैं वो ठीक कर देता है। इसी तरीके से जो है ये इसको कहते
कहते हैं कि जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली हमें फॉरगिव करता रहता है, हर एक लेवल पे फॉरगिव करता रहता है। हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये लाइफ इसी तरह से कहते हैं कि हमारे प्रति कोई ग्रजेज नहीं रखता है इसमें, लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा जो माइंडसेट है, वो जो हमारी सोच है, वो अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी या पॉजिटिव होनी चाहिए, तब ये चीज़ें होंगी। अगर हमारी जो सोच है वो नेगेटिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, या हम दूसरों की प्रति रिसेंटमेंट रखेंगे या हेटेड रखेंगे, तो कहते हैं तो ऑब्वियस है फिर आपकी लाइफ में मिजरीज ही आएंगी, आप फिर अच्छा नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ शी बैनिस्ड हर फीलिंग ऑफ गिल्ट। कहते एक औरत ने कैसे अपनी गिल्ट की भावना, जो एक शर्मसार होने की भावना को कैसे दूर किया, उसको कैसे उसको एस्केप किया, कैसे उससे बची। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक हैरिट जी करके एक लेडी एक ऑफिस में काम करती थी, उसकी एक एग्जांपल दी है ऑथर ने कि उसको क्या था बेसिकली, वो जो थी उसके जो को वर्कर्स थे उसको वो उसके साथ दिक्कत करते, उनको उसके बारे में बुरा भला कहते थे उसको। और उसके जो ये उसके ऑफिस में होता था, लेकिन उसके फैमिली फ्रंट पे क्या था, फैमिली फ्रंट पे उसके एक ब्रदर था, उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद क्या हुआ, ये मैक्सिमम टाइम जो था अपने ऑफिस में लगाना शुरू कर दिया इसने। यानी कि ऑफिस में अगर बाकी कोलीग्स इसके 8 घंटे लगाते तो ये 15-15, 16-16 घंटे ये ऑफिस में बैठी रहती थी। हालांकि इसकी मैरिड लाइफ थी, इसके 2 बच्चे थे, इसका हस्बैंड था। तो इसने अपनी यू कैन से टोटली डेडिकेट कर दिया था अपनी ज़िंदगी को प्रोफेशन के लिए, और अपनी जो इसकी पर्सनल लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। बच्चों की परवाह नहीं करती थी, हस्बैंड की परवाह नहीं करती थी, घर की परवाह नहीं करती थी। तो अल्टीमेटली हालात ये हो गए कि इसके हस्बैंड ने इसको डिवोर्स इससे मांग लिया कि आई जस्ट वांट टू क्विट दिस रिलेशन। तो ये फिर ऑथर के पास आती है कि ये हालात हो गए हैं। तो ऑथर इसको पूछता है कि बेसिकली इंक्वायर करने की कोशिश करता है कि इसे पीछे क्या करना है। तो पहले ये रजिस्ट करती है या इसको नहीं असलियत बताती है कि इसे पीछे क्या करना है, बट समहाउ ऑथर उससे सच निकलवा लेते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, कि आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं टाइम दे पा रहे हैं, या इस तरह की सिचुएशन क्यों बनी हुई है कि आप ऑफिस में ही बैठे रहते हैं और घर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, हस्बैंड को। तो ये बताती है, कहती मेरे से एक अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि मेरे बेसिकली क्या था कि मेरे फादर जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो मेरा एक भाई है, तो वो फादर ने जो प्रॉपर्टी थी वो आधी आधी मेरे भाई के नाम, आधी मेरे नाम करके गए थे वो। तो वो जो भाई का जो पोर्शन था वो मैंने उसको दिया नहीं, अपने पास रख लिया। और उसके पीछे रखने का कारण ये था कि मेरा भाई जो था वो ड्रग एडिक्ट था, और इसको पता था अगर इसके पास उसके हाथ ये प्रॉपर्टी लग गई या उसके पास ये सारा पैसा लग गया तो सारा उड़ा देगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसने उसको नहीं दिया। और लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम उसके ड्यू टू XYZ रीजन, उसको हम नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी डेथ हो जाती है। और फिर इसको गिल्टी ये महसूस होती है कि मैं अगर उसको पैसे दे देती या उसका हिस्सा दे देती जो मैंने उसको नहीं दिया, तो हो सकता वो बच जाता या वो ना मरता। तो ये इसके अंदर सबकॉन्शियस में एक गिल्टी फैक्टर जो है बैठ जाता है कि मेरी वजह से वो उसकी डेथ हो गई है। तो ऑथर उसको फिर समझाते हैं कि ये जो गिल्टी फैक्टर है ये आपके लिए बिल्कुल गलत है आपका ये, क्योंकि आप तो उसका जो कैन से भला चाहती थी, आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि आप उसको नहीं देना चाहती थी, बट क्योंकि आपको ये था कि अगर आपने उसको दिया तो उसको मिसयूज़ करेगा, इसलिए आपने उसको नहीं दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, उसमें तो आपका कोई हाथ नहीं था। तो इसमें आपको गिल्टी जो एक आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में एक इम्प्रेशन बन गया है गिल्टी फैक्टर वाला, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जब आप अपने आप को फॉरगिव कर देंगे, वो जो इम्प्रिंट जो है
आपका जो गिल्टी वाला वो निकल जाएगा, तब जाके आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर उसको एक हिप्नोटिक कमांड दी, उनको समझाया कि किस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करनी है माइंड की, तो उसने किया अकॉर्डिंगली। और फाइनली क्या हुआ, नटशेल में कंक्लूड करते हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर आई। बाहर आने के बाद वो फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाई, और उसका जो फैमिली जो टूटती टूटती बच गई, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर पाई। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जो सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग करके किस तरह से उसने, लेडी ने अपने आप को उस गिल्टी से बाहर आई, किस तरह से उसने अपने आप को फॉरगिव किया, और फॉरगिव करने के बाद अपनी लाइफ को स्मूदन तरीके से चला पाई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मर्डरर लर्न टू फॉरगिव हिमसेल्फ। यहाँ पे एक और टेस्टमनी दी है, एक और एग्जांपल दी है किस तरह से एक आदमी जिसने क्या था कि एक बेसिकली मैरिड था इंसान, वो उसको ऑथर को मिलता है, आर्थर था उसका नाम, मिस्टर आर्थर। वो क्या था, उसकी मैरिड था वो बेसिकली, और उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था, और वो उनको रंगे हाथों सम कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लेता है, और वो क्या करता है, उसको गोली मार के मार देता है। और उसको, इस बंदे को जो है ऑब्वियस है तो फिर सज़ा होती है। और क्योंकि वो केस ऐसा होता है, उसका जो उस दूसरे जेंटलमैन तो नहीं कहेंगे, बट दैट फेलो वाज एट रॉन्ग एंड, तो उसकी वजह से इसको जो सज़ा ज़्यादा नहीं होती है, और वो सज़ा भुगतने के बाद ये बाहर आ जाता है, और उस लेडी को ये डिवोर्स दे देता है, और किसी और शहर में शिफ्ट कर जाता है, और दोबारा वहाँ पे रीमैरिज कर लेता है। उसके 2-3 बच्चे भी होते हैं, और वहाँ पे ये अपनी नॉर्मल एक सोशल लाइफ जीनी शुरू कर देता है। और वहाँ पे ये सोशल वर्किंग भी करता है, लोगों की भलाई भी करने के भी काम करता है। तो लेकिन इसके दिमाग में एक गिल्टी फैक्टर रहता है कि मैंने उस बंदे को मारा था, तो वो चीज़ इसको अंदर ही अंदर तंग करती रहती है, उसको अंदर ही अंदर वो खाती रहती है बात, ये सबकॉन्शियस में, कि इसने गलत काम किया उसको मार के। तो ये ऑथर को मिलता है कि इस तरह से मुझे ये चीज़ डिस्टर्ब करती रहती है, मुझे अंदर से ये मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ती रहती है कि मैंने उस बंदे को मारा था। तो ये फिर ऑथर उसको समझाते हैं कि आपने देखिए जो किया उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, और वो जो बंदे ने किया था वो गलत किया, और आपने जो किया उसकी आपको सज़ा मिल चुकी। और ये जो दूसरी बड़ी बात है कि हर 11 महीने के बाद आपकी फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए या फिज़िकली देखा जाए, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। आपकी कहते हैं पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है रिन्यू हो जाती है। कहते हैं आप नहीं रहते हैं, 11 महीने के बाद आप टोटली चेंज हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए। सेकेंडली कहते हैं आप इस चीज़ को, अब आप शादी हो गई है, आप बड़ी, आपकी इंटेंशन जो है बड़ी साफ़ है, आप सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों की भलाई भी करते हैं, तो आप अपनी जो माइंड की प्रोग्रामिंग जो हुई है इसको चेंज करिए, इसको ठीक करिए आप। और ऑथर उनको एक यू कैन से रीप्रोग्रामिंग के लिए उनको कमांड देते हैं, हिप्नोटिक कमांड देते हैं कि, और उसके बाद उसी को वो फॉलो करते हैं। फिर उसको फॉलो करने के बाद कि अल्टीमेटली वो जो एक मेंटल ब्लॉक उनके अंदर बना हुआ था, जो कि डिस्टर्बेंस का कारण बना हुआ था, उससे वो बाहर आ पाते हैं। तो इस तरीके से बाद वो फिर अपनी जो लाइफ जो है उसको नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल और ऑथर ने यहाँ पे दी है कि किस तरह से इंसान जो है अपने आप को माफ़ कर पाता है, जबकि माइंड को सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। कहते आपको कोई भी दुनिया का इंसान, आपके सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो आदमी है या लेडी है या XYZ कोई भी है, आपका भाई है, बेटा है, बच्चा है, फादर है, मदर है, पड़ोसी है, कोई भी है XYZ, कहते वो आपको अंटर और अनलेस आप चाहते हैं, अंटर और अनलेस आप उस चीज़ को परमिशन दें, आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको वो हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि सामने वाला जो आपको कहता है, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ किसकी है, वो चीज़ उसकी ही रहेगी। अंटर अनलेस आप उसको एक्सेप्ट करेंगे वो चीज़ उसी की रहेगी। वो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको अफेक्ट करेगी, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड कि आप किस तरह से उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे।
यहाँ पे एक ऑथर बेसिकली एग्जांपल भी देते हैं एक लेडी की। वो बेसिकली एक टीचर थी, स्कूल टीचर थी। उन्होंने एक प्रोग्राम में उन्होंने एक यू कैन से लेक्चर दिया, और लेक्चर देने के बाद उनकी जो कलीग थी उनका काफ़ी उन्होंने मजाक उड़ाया, उनके बारे में बुरा भला कहा कि उनकी स्पीच बेकार थी एंड ऑल दैट। उसके बारे में उनकी यू कैन से टांग खींची, लूज टॉक किया उसके बारे में, और इन टीचर को जो थी बहुत उस चीज़ का दुख हुआ, और इन्होंने भी रिएक्शन में काफ़ी उनको बुरा भला कहा, उनके बारे में काफ़ी हेट्रेड इनके दिमाग में आई। तो उसके बाद ये ऑथर को मिलती हैं, बताती हैं कि इस तरह से जो है मेरे कुलीग्स इस तरह से कर रहे हैं। तो ऑथर ने समझाया कि ये जो है, आप ये बताइए कि ये जो स्पीच आपने दी थी, आपको लगता है आपकी स्पीच में कुछ इशू था या नहीं था? तो ये जो टीचर थी खुद मानती हैं कि यस, ये मेरी स्पीच थी, मैंने पहली बार दी थी, उसमें मैं काफ़ी नर्वस थी और वो प्रॉपर मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर नहीं दे पाई थी, प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाई थी। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको खुद को लगता है कि आपके डिलीवरी में उस स्पीच में इशू था, तो दूसरों की जो आप बात कर रहे हैं वो जो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, उस चीज़ को क्यों आप इतना उसके लिए वरी कर रहे हैं? तो फिर वहाँ पे वो कहते हैं कि आप इस चीज़ को पहले तो आप जो ये दूसरों के प्रति रिसेंटमेंट की भावना है उसको दूर करिए, अपने दिमाग से हेट्रेड जो है उनको रिमूव करिए। सेकंड थिंग, अगर वो लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पॉइंट आउट की वजह से कि आपका ये नहीं था, आपका स्पीच अच्छा नहीं था, ये था वो था जो भी था, तो उसको आप थोड़ा एनालाइज करिए, ठंडे दिमाग से एनालाइज करिए वो क्या कह रहे थे, और उसको पॉजिटिवली लीजिए। पॉजिटिवली लेने का मतलब ये है कि उस चीज़ को, उस पॉइंट्स को नोट करिए क्या क्या कह रहे थे और उस पर इम्प्रूव ऑन करिए। तो उस चीज़ को इस टीचर ने नोट डाउन किया, सीरियसली लिया, और उसने फिर क्या किया, यू कैन से पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स को ज्वाइन किया और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव किया। और वो जो टीचर्स उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनका धन्यवाद किया कि आपने मेरे को ये पॉइंट्स बताए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसने अपने आप को उनकी यू कैन से जो इनडायरेक्ट तरीके से जो फीडबैक थी इन फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको पॉजिटिवली लेते हुए अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। सो यहाँ पे ऑथर यही बताते हैं कि किस तरह से अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है, आप उसको एक क्रिटिसिज्म ना मानते हुए अपने इम्प्रूवमेंट का एरिया मान के चलिए, और उसको अपने पॉजिटिव तरीके से लेते हुए अपनी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेफ्ट एट द अल्तर। ये बेसिकली यहाँ पे एक ऑथर बताते हैं कि एक लेडी, ये बेसिकली क्योंकि ऑथर जो प्रीस्ट थे ये मैरिजेस वगैरह भी करवाते थे चर्च में, तो यहाँ पे बताते हैं कि एक लेडी सो कॉल्ड होने वाले दूल्हा और दुल्हन सो कॉल्ड जो हैं आने होते हैं चर्च में। तो क्या है कि सो कॉल्ड होने वाली दुल्हन सो कॉल्ड जो है वो आ जाती है, लेकिन सो कॉल्ड होने वाला दूल्हा जो है वो नहीं आता है, वो ड्यू टू XYZ रीज़न वो नहीं आता है, वो वहाँ पे स्किप कर जाता है, वहाँ पे आता नहीं है। तो ये जो लेडी है, जो लड़की है, वो इस सिचुएशन को देख के काफ़ी पहले तो परेशान होती है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, बट उसके बाद फिर ये धन्यवाद करती है भगवान का, और ऑथर के साथ डिस्कस करती है कि ये जो हुआ ये अच्छा हुआ, क्योंकि वो कहती है कि मैंने ये विश की थी कि मेरे साथ भगवान जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे साथ मेरे लिए बढ़िया है ज़िंदगी में, वो मेरे साथ हो। तो इसलिए अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर ये मैरिज नहीं हुई, तो इसके पीछे कोई भलाई है, कोई अच्छा ही है कि मैरिज नहीं हुई, तो इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ। तो ऑथर यहाँ से लेके हमें एक सीख भी देते हैं, हमें एक बहुत डीप इंसाइट देते हैं कि देखिए कि कितनी समझदारी समझदारी और उसकी डीप नॉलेज थी माइंड की, उसको लड़की को, कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, और वो डिवाइन पावर्स या लाइफ के प्रिंसिपल को कितना अंडरस्टैंड करती थी कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा या कोई काम नहीं हुआ, तो इसके पीछे कुछ यूनिवर्सल पावर है वो जो नहीं चाहती है कि ये हो, क्योंकि वो उसकी फेवर में नहीं जाने वाला है, तो वो अल्टीमेटली नहीं हुआ और वो उसका थैंक्स करती है।
तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या भगवान को बुरा भला कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो कोई नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं वो जो है, पहले बताया जैसे कि जो लाइफ प्रिंसिपल है वो हमारे भलाई चाहता है, वो चाहता है कि हम खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी वेल्दी रहें। तो वो सारे सर्कमस्टांसिस वैसे ही बनाता है जनरली। लेकिन हम क्या है, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रादर उसको सो कॉल्ड भगवान को हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में हेल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब हम ये गलत वर्ड यूज़ करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को उठा लेता है, उन कमांड्स को उठा लेता है। तो फिर होता क्या है, हमारे जो लाइफ में उसी तरह से जो है प्रैक्टिकली नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ तो बुरा क्यों हो रहा है। अरे बुरा तो होगा ही, क्योंकि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो नेगेटिव कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट्स रॉन्ग टू मैरी, सेक्स इज़ इवल एंड आई एम एवल। यहाँ पे अगेन ऑथर एक एग्जांपल देते हैं एक लेडी की। एक यंग लेडी आती है उनके पास, उसके बहुत बिल्कुल यंग होती है, अर्ली यू कैन से 20s। तो उसको देख के हालात उसके बड़े येलो पेल उसका चेहरा होता है, कोई लिपस्टिक नहीं है, ब्लैक क्लोथ्स डाले होते हैं। वो देख के उसको लगता है कि यार इट्स जस्ट लाइक, वो लगता नहीं है उसको देख के कि ये कोई अनमैरिड यंग गर्ल है। उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई विडो है। तो उसको जानता है, पहचानता है, उससे पूछता है कि आप इस तरह की आउटलुक क्यों है आपकी। तो वो बताती है कि जो मेरे मदर हैं उनका थॉट प्रोसेस ये है, मेरे संस्कार ऐसे उन्होंने दिए हैं कि ये जो है फ्रेंडशिप करना, लड़कों के साथ घूमना फिरना, ये जो गलत है, मैरिज करना या सेक्स करना एंड ऑल दैट, ये दीज आर इवल्स थिंग्स, ये अच्छी नहीं है, बुरी चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अगर ये जो नेचुरल चीज़ें हैं कि किसी के साथ दोस्ती होना, मैरिज करना, सेक्स करना, बच्चे होना एंड ऑल दैट, दीज आर नेचुरल थिंग्स और ये इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसको समझाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सेशन उसके साथ लेते हैं और उसको उसका जो आउटलुक था, उसका गेटअप था, उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करिए, यू शुड लुक यंग एंड हैप्पी एंड प्रिटी, ताकि आपको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मिल सके। और वो उसी तरह से करती है, उसको फॉलो करती है, उस प्रैक्टिस को करती है और उस प्रैक्टिस को करने के बाद रिज़ल्ट क्या होता है, तो उसको उसी चर्च में एक यंग मैन उसी एज की उम्र का वो कोइंसिडेंटली उसको मिलता है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और उसके साथ अल्टीमेटली फाइनली उसकी मैरिज हो जाती है। और ऑथर बताते हैं कि टिल द राइटिंग ऑफ दिस बुक वो जो कपल था वो बढ़िया अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे थे। तो इस तरह से कहते हैं ये जो एक नेगेटिव बिलीव्स हम बना लेते हैं हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो किस तरह से इनको हमें रिमूव करना चाहिए या किस तरह से इनको हटाना चाहिए। और इनको हटाने के बाद जो है हमें अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, जो कि परमात्मा चाहता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में हों। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, एक अच्छी मैरिड लाइफ जिएँ और एक नॉर्मल हेल्दी जो लाइफ है, एक एक्सपेक्टेड जो है कि जो कि सब लोग जीते हैं, आपका मैरिज हो, आपके बच्चे हों, एक अच्छा परिवार हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सो इस तरीके से वो लड़की अल्टीमेटली इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरगिवनेस इज़ नेसेसरी फॉर हीलिंग। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि फॉरगिवनेस, जो माफ़ करने की जो भावना है, वो हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते कैसे हैं, कहते आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए फॉरगिवनेस करना या ये जो माफ़ करने की भावना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये भावना रखते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। और ये जो फॉरगिवनेस करना है ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या है कि आप यू आर इन हार्मनी विद द नेचर, यू आर हार्मनी विद योर यू कैन से आपका कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड जो है दोनों आपस में उनमें हार्मनी है। और ये जो आपकी फॉरगिवनेस है वो हीलिंग में किस तरह से लिंक्ड है, उस किसके साथ, उस किस तरह से उसके साथ यू कैन से
अटैच्ड है, वो कहते हैं इस तरह से है कि अगर आप किसी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ रिसेंटमेंट है या किसी के साथ हेट्रेड है और वो फीलिंग को आप नहीं मूव करते हैं या उसी भावना के साथ जीते हैं, तो क्या होता है कि उसका रिएक्शन क्या होता है कि आपको आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। वो रिएक्ट क्या करती है, उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वो फिज़िकल भी होती हैं, मेंटल भी होती हैं, और आपकी लाइफ जो है वो डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हील अप करना पड़ेगा। हील अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। और फॉरगिव कहते हैं सबसे पहले आपको अपने आप को करना है, और अपने आप को फॉरगिव करने से पहले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सभी को माफ़ करना पड़ेगा। जब आप दूसरों को, सभी को माफ़ कर देंगे दुनिया में, तो आप अपने आप को खुद ही माफ़ कर देंगे। और जब आप अपने आप को खुद को माफ़ कर देंगे तो अल्टीमेटली जो है, आप कहते हैं कि वो यूनिवर्सल जो एक प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक स्मूथ हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी, हेल्दी वेल्दी लाइफ जो है आपकी, वो होनी ही होनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरगिवनेस इज़ अ लव इन एक्शन। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि फॉरगिवनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट क्या है, दैट इज़ द विलिंगनेस, या चाहत, कि हमारी चाहत कितनी है फॉरगिव करने की, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं फॉरगिव करना। तो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको माफ़ करें उसको आप लाइक करें या उसको प्यार करें। आप किसी को लाइक करे बिना भी आप उसको माफ़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप कहते हैं किसी को प्यार करते हैं, या आपका प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको चाहें। प्यार करने का मतलब ये है कि आप उसकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आप उसको विश करें, उसको ब्लेस करें कि आपकी, उनकी, सामने वाले की लाइफ में ये कुछ उसको मिले। तो इसका मतलब ये है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोगों को, दूसरों को, सामने वालों को, XYZ कोई भी हो, उसको आप जो है ब्लेस करें कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से, बढ़िया यू कैन से, प्यार से अपनी ज़िंदगी को जी सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टेक्निक फॉर फॉरगिवनेस। यहाँ पे ऑथर टेक्निक बताते हैं कि कैसे हमें फॉरगिवनेस जो है या माफ़ करने की जो टेक्निक क्या है वो कैसी है, क्या है, उसको डिस्कस किया है। कहते हैं ये बड़ा सिंपल सा टेक्निक है माफ़ करने का। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी बॉडी को फिज़िकल एंड मेंटल लेवल पे दोनों को रिलैक्स करना है, अपने क्वाइट हो जाना है, काम हो जाना है, बिल्कुल बॉडी को स्टिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, गॉड को प्रे करना है। गॉड को प्रे क्या करना है कि मैं अभी जो है बिल्कुल शांत हूँ, और शांत होके जो है XYZ जिसको भी आपने माफ़ करना है, मैं उसको माफ़ करता हूँ। अपनी पूरे दिल से या पूरी आत्मा से मैं उसको माफ़ करता हूँ। उसने जो भी किया उसको हमेशा के लिए माफ़ करता हूँ। जो भी हुआ उसको भूल रहा हूँ, पीछे जो पास्ट में हुआ, और मैं उसको ब्लेस करता हूँ उसकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए, आगे लाइफ में उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है या उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। और इस तरीके से जब आप उसको ब्लेस करते हैं और उसको कहते हैं, और साथ में जो अगर वो दोबारा मेरे लाइफ में उसके बारे में मुझे याद आता है तो मैं उसको फिर मैं ब्लेस करूँगा, उसके लिए अच्छा ही चाहूँगा। तो इस तरीके से जब वो ये जो कमांड है वो देते हैं तो ऑब्वियस है फिर वो ये एक टेक्निक है या एक तरीका है जिससे आप सामने वालों को फॉरगिव कर सकते हैं। और इसकी यू कैन से सीक्रेट क्या है फॉरगिव करने का, या ट्रू फॉरगिवनेस का जो सीक्रेट है वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि जब आप सामने वाले को फॉरगिव करते हैं उसको दोबारा आपको वो फॉरगिवनेस की ये जो कमांड है, ये जो यू कैन से प्रेयर है, वो आपको दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। या इसका ये एक एग्ज़ाम्पल है, या उस इफेक्टिव प्रेयर का एक एग्ज़ाम्पल है, या उसकी पहचान है कि वो अगर आपको दोबारा रिपीट ना करनी पड़े, तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी जो है इफेक्टिव प्रेयर थी। और ये जहाँ पे कहते हैं कि दूसरा जो है सामने वाला जिसको आप माफ़ कर रहे हैं, कहते उसकी हमेशा भी आप कभी भी दोबारा उसके बारे में आप नेगेटिव मत सोचिए, और उसको हमेशा के लिए माफ़ करके उसको भूल जाइए। उसके बारे में दोबारा उसके बारे में यू कैन से उसका चैप्टर क्लोज कर दीजिए। उसके बारे में बिल्कुल उसके बारे में कभी भी सोचिए मत, क्योंकि ऑब्वियस है अगर सोचने की कोशिश करेंगे या दिमाग में आएगा तो हो सकता है कि उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग आए।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। कहते जैसे ये जो सो कॉल्ड ज्वेलर्स होते हैं, ये मेटल की प्योरिटी को चेक करने के लिए एसिड वगैरह में मेटल को डाल के उसको चेक करते हैं, मेटल की प्योरिटी को, जिसको एसिड टेस्ट कहते हैं। तो इसी तरह से फॉरगिवनेस का भी एक एसिड टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट वो फॉरगिवनेस का कैसे करते हैं? कहते अगर आपको चेक करना है कि आपने किसी इंसान को पूरी तरह से फॉरगिव किया है या नहीं किया है, तो उसका एसिड टेस्ट क्या है? एसिड टेस्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक्स इंसान को माफ़ कर दिया, आप कहते हैं कि मैंने उसको पूरी तरह से माफ़ कर दिया, लेकिन आपको कोई और दूसरा इंसान वाई यू कैन से इंसान आके उस एक्स के बारे में कहता है कि वो एक्स इंसान जो है बहुत ज़िंदगी में ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया उसकी लाइफ चल रही है, एंजॉय कर रहा है। उस केस में अगर आपके मन में कोई बुरी भावना जागती है, रिसेंटमेंट आती है या कोई हेटर्ड की भावना उस एक्स के प्रति दोबारा आती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने उसको माफ़ नहीं किया है। सो दिस इज़ अ एसिड टेस्ट फॉर योर फॉरगिवनेस कि आपने उसको फॉरगिव किया है नहीं किया। अगर आपके दिमाग में उस एक्स के प्रति तब जब वाई इंसान आपको बताता है कि एक्स बहुत ग्रो कर रहा है, लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा है, आपके दिमाग में कोई रिसेंटमेंट या कोई हेटेड की भावना नहीं आती है, तब आप रियल सेंस में आप उसको फॉरगिव कर चुके होते हैं। सो दिस इज़ एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। Next topic is to understand all is to understand all is to forgive it। कहते अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमको उसको माफ़ करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? जब कहते हैं हम क्रिएटिव नेचर या क्रिएटिव लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे माइंड की जो पावर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कैसे वो काम करता है, तो कहते हैं हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारी माइंड की क्या नेचर है या कैसे इसको हम क्या क्या इसकी पावर्स हैं। और जैसे हम इसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं पावर्स को, तो क्या होता है कि हम दूसरे के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं वो जो हैं अनबाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो दूसरे के किसी XYZ के साथ जो हमारी उसके साथ हेटेड या रिसेंटमेंटनेस है, वो क्यों है? क्योंकि हम उसको माफ़ नहीं करते हैं। जब हम उसको माफ़ कर देते हैं तो क्या होता है, हमारी यू कैन से उसको फॉरगिव कर देते हैं, और वो फॉरगिव कर देते हैं तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे एंड रिज़ल्ट यही है कि किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, और फॉरगिवनेस तभी होगी जब हम उसको अनबाइज्ड तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम बाइज्ड तरीके से देखेंगे तब हम उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो अनबाइज्ड तरीके से पहले उसको माफ़ करेंगे, जब हम उसको माफ़ कर देंगे तब हम उसको इंडिपेंडेंटली उसको जज कर पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फाइनली ऑथर इसको समराइज़ करते हैं बुलेट पॉइंट्स में से। ऑथर कहते हैं कि जो परमात्मा है, वो जो लाइफ प्रिंसिपल है, वो चाहता है कि हम जो हैं अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से जिएं, और कभी भी जो हम कहते हैं कि अपनी लाइफ में हमारे बुरा हो रहा है, हम परमात्मा को गालियाँ देते हैं या बुरा भला कहते वो उसकी वजह से नहीं है, वो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से है। और हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उनको ब्लेस करना चाहिए और फॉरगिव करना चाहिए, ताकि जो है अल्टीमेटली उसका कारण या उसका बेनिफिट क्या है वो हमें ही मिलने वाला है। कहते हैं हमारी लाइफ में जितनी भी डिजीज़, एक्सीडेंट्स या जितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लाइफ जो हमारी है वो भगवान नहीं चाहता है, लेकिन ये हमारी टोटल जो माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ कि परमात्मा जो है कभी भी हमारे साथ ग्रजेस नहीं रखता है, ये वो ग्रजेस की भावना हमारे माइंड में नहीं चाहता है कि हों, क्योंकि ये ग्रजेस हैं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर ही आता है। सामने वाले को उसका नुकसान कम होता है, हमें नुकसान ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि अगर हमारे माइंड में कुछ किसी को हम अगर कंडेम करते हैं या किसी को किसी के बारे में गलत बोलते हैं, तो उससे हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि कंडेम करने से हमारी जो है हम
अपनी जो मेंटल ब्लॉक्स पैदा कर लेते हैं, और मेंटल ब्लॉक्स पैदा करने से क्या होता है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि और अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उस केस में हमें उसका थैंक्स करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो हमें एक चांस दे रहा है हमें उस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और हमें उस एरिया को प्रॉपरली देख के अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उस क्रिटिसिज्म को बाउंस बैक करें, उस चीज़ को रिएक्ट करें। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप क्रिटिसिज्म की वजह से अगर आपको लगता है आप हर्ट हो रहे हैं, तो आपको हर्ट नहीं होना है क्रिटिसिज्म से, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है, अगर आप इन चीज़ों से क्रिटिसिज्म वगैरह या किसी तरह की इस तरह से हेटर्ड से या उससे आप हर्ट होते हैं, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। आप इन चीज़ों को यू कैन से अपने आप को बचा के रखना है, या कहेंगे इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखना है या न्यूट्रल रखना है, ताकि ये चीज़ों को आपके इफ़ेक्ट ना पड़े और आपके माइंडसेट जो है नेगेटिव ना हो। कहते अगर आप माफ़ करने की भावना को आप अपने आप में रखते हैं, तो माफ़ करने से क्या होगा कि आप माफ़ करने से आपकी जो सामने वाले को माफ़ करने से पहले आपको क्या है, अपने आप को माफ़ करना है। और अगर आप माफ़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो क्लियर होंगे, और मेंटल ब्लॉक्स अगर क्लियर होते हैं, जो आपकी सोचने की शक्ति वो बड़ी होगी, और आपका जो दायरा है सोचने का वो पॉजिटिव होगा, और उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी या जितना कुछ भी पॉजिटिविटी है वो आएगी ही आएगी। उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा ही होगा। और अगर कोई आपको कहते हैं हर्ट करता है, उस चीज़ को आपने कभी उस चीज़ के लिए बाउंस बैक नहीं करना, उसके लिए रिएक्ट नहीं करना, उसको नेगेटिवली नहीं लेना, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उस चीज़ को छोड़ देना है। लेट द लाइफ प्रिंसिपल डिसाइड हिज और हर फेट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 17th चैप्टर that says all about your subconscious mind and forgiveness, कि किस तरह से जो माफ़ करने की जो भावना है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का आपस में क्या लिंकेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ लर्निंग्स जो हैं, काफ़ी कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, और काफ़ी टाइम आपने मुझे दिया, आपके लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम 18th चैप्टर इसका बुक का डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आई थिंक 2 या 3 चैप्टर हमारे इस बुक के रह गए हैं। उसके बाद हमारी ये बुक जो है डिस्कशन के लिए कंप्लीट हो जाएगी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।